स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो हार का सिलसिला शुरू हुआ, जो एक अलायंस वहां पर खिलकर सामने आया, उसने अब ये देखें, अगर आप नूरपुर की बात की जाए, एसपी जीती यहां पर, बहुत जबरदस्त समर्थन। एसपी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी सब एक साथ उतर रहे हैं मैदान में। सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। यहां पर अगर बात की जाए 2014 की, तो यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन अब यह बात आम सी हो गई है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? यूपी का हाल हमारी इस रिपोर्ट में। कैराना में कांड हो गया है। गोरखपुर कांड, फूलपुर कांड, रतलाम कांड, गुरदासपुर कांड। विपक्ष ने ऐसी घेराबंदी की कि न गन्ना काम आया, न जिन्ना काम आया, न गाना काम आया और न रोना काम आया। लोग आ रहे होंगे आपके पास, कोई जाति का नारा दे रहा होगा, कोई स्वयं अपने अस्तित्व का नारा दे रहा होगा, कोई किसानों की बात कर रहा होगा, कोई कह रहा है कि गन्ना या जिन्ना। मैं कह सकता हूं कि गन्ना हमारा मुद्दा है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगने देंगे हम लोग। जिन्ना की एक तस्वीर को लेकर बीजेपी ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, उसे जनता ने केरल से कैराना और बंगाल से बिहार तक खारिज कर दिया। गन्ना के किसानों ने 45 डिग्री तापमान में घंटों खड़े रहकर हुक्म सुनाया है कि हम जिन्ना के फेर में नहीं फंसने वाले हैं। आप किसान की बात कीजिए, फसलों के दाम की बात कीजिए, नौजवान के काम की बात कीजिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग परेशान थे और जहाँ जहाँ हम गए ना, उन लोगों ने एकदम महागठबंधन को एक्सेप्ट करा और ये कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हम सब लोग साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। देखिए, मुझे तो सबके लिए संजीवनी नजर आती है। जितना 4 साल से सब लोग परेशान हैं, ये सब लोगों के लिए संजीवनी है, ना कि जो है चौधरी अजीत सिंह जी के अकेलों के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा की 3 सीटें विपक्ष पर न्यौछावर कर दी। यहाँ तक कि हवा बदलने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले बागपत में प्रधानमंत्री की सभा लगाई गई, लेकिन मात्र 1/4 बने दिल्ली मेरठ हाईवे के उद्घाटन की बेताबी भी बीजेपी का मुकद्दर न बदल सकी। उपचुनाव के जनादेश कहते हैं, अधूरा काम तो आधा वोट। यूँ तो बहुत काम हुए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा, पर कहीं ना कहीं शायद हम उन बातों को आम लोगों तक समझा नहीं पाए होंगे। निराश अवश्य हूँ, पर हताश नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे और योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोट की साधना कर रहे थे। इस साधना में उन्हें पता ही नहीं चला कि कैराना की जनता ने पांव तले की जमीन खींच ली है। वो भी तब जब पार्टी ने हुकुम सिंह जैसे दिग्गज नेता के निधन से उपजी सहानुभूति को भुनाने के लिए उनकी बेटी को मैदान में उतारा था। वहीं सड़क दुर्घटना में लोकेंद्र सिंह के निधन की सहानुभूति हासिल करने के लिए उसने नूरपुर से उनकी पत्नी अवनी सिंह को उतारा था, लेकिन ये सहानुभूति न तो पति और पिता की विरासत को बचा सकी और न ही बीजेपी की सियासत को। कैराना में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा था, मतों का चुनाव नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की घटिया नीति का भी चुनाव हो रहा था। एक प्रशासन शासन का काम होता है, अगर कहीं जख्म है तो उसे भूल जाओ। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें बीजेपी के सामने फेल होने का विकल्प नहीं था, लेकिन न मोदी के नाम का मंत्र काम आया, न अमित शाह का जंतर और न बीजेपी का तंत्र। अगर मिले हैं तो उपचुनावों में हार निरंतर। बीजेपी ने हर चुनाव की तरह इन चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखा था और नरेंद्र मोदी का ही काम सामने रखा था। 12 सीटों के उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि लाखों जनता न तो उन्हें नामदार मानती है और न ही कामदार। मैं ये कह सकता हूं, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जीत है, समाजवादी नीतियों की जीत है, देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की हार है।
बीजेपी ने खम ठोका था कि अकेले मोदी के नाम पर सारे विपक्ष को धराशायी कर देंगे, लेकिन अखिलेश मायावती की चाल ने उनके सारे किले नेस्तनाबूद कर दिए हैं। अजीत सिंह के पीछे मायावती और अखिलेश की एकता बीजेपी की कुंडली में राहु की तरह बैठ गई है। मुख्यमंत्री अपना घर नहीं बचा सके, उप मुख्यमंत्री अपना घर नहीं बचा सके और अब दिग्गज नेता हुकुम सिंह की विरासत नहीं बचा सके। जहां दो बड़े क्षेत्रीय दल एसपी, बीएसपी और अब जो पश्चिमी यूपी का एक लोकल आउटफिट है लोक दल, ये सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये जरूर एक भरपूर चुनौती है और हमको अपने तौर तरीकों में और अपने मास बेस के एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए, जिसमें किसान सर्वोपरि होने चाहिए। तबस्सुम हसन और नईमुल हसन की जीत के पीछे कारकों की गणना तो अभी होगी, लेकिन बीजेपी इस हार के साथ ही बहुत कुछ हार गई। रणनीति हार गई है, राजनीति हार गई है, रहस्य हार गई है, प्रचार हार गई है, स्वीकार हार गई। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और 2 को छोड़कर बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें भी गंवा बैठी है। लेकिन कैराना नूरपुर की हार उसके साम्राज्यवादी विस्तार पर एक ऐसी टिप्पणी है जिसने नेताओं के चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। आज तक ब्यूरो। एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। नूरपुर की अगर बात की जाए तो भाजपा के जो विधायक थे लोकेंद्र सिंह चौहान, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। खैर, अब आपको बता दें, शाहकोट की बात की जाए, अकालियों का दल 5 बार लगातार अकाली का कब्जा, लेकिन यह सीट भी कांग्रेस के हाथ में चली गई। ऐसी कई कहानियां हैं। अगर उत्तराखंड में बीजेपी जीती है तो वहां पे अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मार्जिन बहुत कम रहा है, सिर्फ 1990 वोट्स का मार्जिन रहा है उत्तराखंड की अगर हम बात की जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीत में खुशी कितनी है। बीजेपी की अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी वाली क्यों नहीं हुई है, आइए देखते हैं और जगह क्या क्या हाल रहा। नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ की पहली कीमत एक ऐसी हाथ से चुकाई है जिसे हजम करने में उसे जमाना लगेगा। अररिया जिले की जो कि हाट सीट से 4 बार से जीत रही जेडीयू को आरजेडी ने बुरी तरह पटखनी दी है। बीजेपी के साथ जाने के खिलाफ ही उसके विधायक सरफराज आलम ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 41,000 से ज्यादा वोटों से हराकर आरजेडी के शाहनवाज ने लोकप्रियता की परख नली में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों को एक साथ नाप दिया है। जो जनता दल यूनाइटेड के गढ़ में जो सेंध हम लोगों ने मारा है, जहां लगातार दावा करते थे कि जेडीयू की ही जीत होगी, वहां ये साबित कर दिया है कि जनता ने जनादेश का अपमान का बदला उन्होंने लिया। और जो आंकड़े बताते हैं जितना उनको वोट ही नहीं मिला उससे ज्यादा वोटों से हम जीते हैं वहां पर। एक महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा और दूसरी उत्तराखंड की थराली विधानसभा सीट को छोड़कर हर जगह क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। इस उपचुनाव का दायरा एक तरह से मिनी इंडिया की तरह था, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीजेपी बुरी खबरों के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पे जो प्रचार किया है और यहाँ के जो मैं पहले राज्य मंत्री था तभी मेरा काम करने का जो तरीका था, तो ये विकास का एजेंडा लेके हम हर गांव में गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को नहीं हरा सकी। भंडारा गोंदिया में बीजेपी को शरद पवार ने हरा दिया। झारखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। बिहार में बीजेपी नीतीश तेजस्वी के सामने हाफ गए। पंजाब की शाहकोट सीट पर बादल बीजेपी हार गए। कॉन्फिडेंस इन द कांग्रेस पार्टी है। सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो राहुल जी ने ओवरऑल बनाया, एज यू नो। बीजेपी के लिए यह हार इसलिए भी विदारक और बड़ी है क्योंकि नगर निगम तक के चुनाव में सारी ताकत झोंक देने की परंपरा उसी ने शुरू की है। फिर ये तो लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों का सवाल था। अगर कर्नाटक की आर नगर की सीट को भी इसमें जोड़ दे तो विधानसभा की 11 सीटें हो जाती हैं। ऐसे में वो ये कहकर नहीं निकल सकती कि ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थे और हमने इन्हें गंभीरता के साथ नहीं लड़ा। कर्नाटक और मेघालय का नतीजा कांग्रेस के लिए फिर से रौनक लेकर आया है, लेकिन बीजेपी के लिए ये नतीजे परेशान करने वाले इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल उसकी राष्ट्रव्यापी मौजूदगी और शक्ति को समेटने के लिए साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, आरजेडी की ताकत बढ़ी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत बढ़ी है, सीपीएम की ताकत में इजाफा हुआ है, आरएलडी की ताकत भी बढ़ी है, पवार की एनसीपी की ताकत भी बढ़ी है। भंडारा गोंदिया की जनता ने उस फैसले को सही साबित किया। मोदी जी की कार्यशैली गलत है
तो क्या यह उपचुनाव 2019 के चुनाव का कोई संकेत है? क्योंकि सियासत संकेतों की ही भाषा होती है। इसे पढ़ने वाले क्या कहेंगे मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी जिन आहटों को समझने की कोशिश कर रही है उसका स्वर कम से कम उसके पक्ष में तो नहीं है। आज तक ब्यूरो। इन चुनावों में क्या सीखने के लिए है, क्या सबक है, जो बताते हैं कि ये देखें आप, ये अपने आप में हकीकत आपके सामने है और इस हकीकत के बीच में क्या कुछ सीख सकती है पार्टी, आइए देखते हैं। की मोदी लहर 2016 तक तो चली, लेकिन इसके बाद उपचुनाव में बीजेपी की दुर्गति शुरू हो गई। 2014 और 2016 के उपचुनाव में उसने 2-2 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। 3 साल में उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। 14 सीटों पर ताजा उपचुनाव को जोड़ दीजिए तब तो और बुरी। देखिए, रतलाम की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, वारंगल की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, अमृतसर की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, अलवर की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, गोरखपुर और फूलपुर की सीट तक हार गई, बिहार के अररिया की सीट बीजेपी हार गई। मैं समझता हूं कि एक अधिनायकवादी तानाशाही राजनीति को जनता इबारत लिख के दे रही है। यू आर नॉट वांटेड, पैक योर बैग। और ये लगातार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा। संदेश साफ है। कैराना ने एक संदेश दिया है कि सामाजिक ताने बाने से छेड़छाड़ करने वाले लोग की राजनीति बहुत दिन नहीं चलेगी। तो अवाम साफ संदेश दे रही है, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको, कि आपके जाने का वक्त आ गया है। नतीजे गवाह हैं कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशकिस्मत साबित नहीं हुए हैं। पिछले 4 सालों में जिन जिन राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, 4 को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की लहर उस सीट को बचाने में असफल साबित हुई है। ये बात हुई कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, इससे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना, देश पे भी उसकी राजनीति का असर पड़ा और हमने ये देखा कि कर्नाटक में विपक्ष जीता। आज जो परिणाम आ रहे हैं, और परिणाम से ज्यादा मैं कहूँगा ट्रेंड आ रहे हैं पूरे देश के, उससे ये लगता है कि अब मोदी जी के दिन पूरे हो चुके हैं सरकार के। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।